नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। एक तीर से दो शिकार, ये मुहावरा है, मगर राजनीति की निपुणता, उसका टैलेंट अद्वितीय है। सिर्फ राजनीति का महात्म है कि इसमें संभव है कि एक तीर से कई कई निशाने साधे जाएं। दूर ना जाइएगा, देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी ने यही कोशिश की है। किलिंग मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन। कैसे, क्यों, के जवाब आपको जिस्क पर मिलते हैं। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, मात्र 11-12 दिन हुए हैं शालीमार बाग विधानसभा से चुनी गई और मुख्यमंत्री की शपथ पड़ चुकी हैं। ठीक उस तरह जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनकर ही लोकसभा में पहली बार दाखिला लिया था, वैसे ही वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार विधानसभा में जाएंगे। दिल्ली में अभी तक 1992 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 9 नेता बैठे हैं। उनमें से 4 महिला हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी, और अब रेखा गुप्ता। भले ही दिल्ली महिलाओं के लिए देश के सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है, मगर 50% के करीब चीफ मिनिस्टर महिला होना देश के किसी भी राज्य के लिए रिकॉर्ड है। मगर ये कैसे हुआ, कैसे मोहर लगी रेखा गुप्ता के नाम पर? आइए इस पर नजर डालते हैं। दिल्ली विधानसभा के नतीजे निकले 8 फरवरी को। बीजेपी जीती, मगर विधायकों की मुख्यमंत्री चुनने की बैठक हुई 19 फरवरी, यानी 11 दिन बाद। देर क्यों हुई? एक तो ये कि बीजेपी की टॉप डुओ मोदी शाह का स्टाइल है। अमूमन बिना मुख्यमंत्री का चेहरा चुने चुनाव में पार्टी जाती है। आमतौर पर यह होता है कि पार्टी के रिजल्ट आने के बाद एक हवा चलती है, कौन बनेगा सीएम। दावेदार जोर लगाते हैं, कयास लगते हैं, गुटबाजी होती है, कार्यकर्ता उठापटक करते हैं। मगर मोदी शाह का फॉर्मूला है, रिजल्ट के बाद जोर आजमाइश को ठंडा करो और फिर आराम से अपनी गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योमेट्री एंगल लगाकर अपना आदमी गद्दी पर बिठा दो। होता यह है कि कंफ्यूजन का तंदूर सुलगता है, नेता चने से भूनते रहते हैं, समय के साथ साथ सब थक जाते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ऐसे ही चुने गए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा अटकल रहित थे, चुने गए, महाराष्ट्र में रस्साकशी थी, 10 दिन तक मोदी शाह ने सबको तड़पने दिया, फिर जाकर के फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इधर रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर चले गए थे दिल्ली के केस में। सूत्रों की बात बताते हैं, पहले तय हुआ था कि 17 फरवरी को विधायक नेता चुने जाएंगे, शपथ होगी 18 या 19 फरवरी को। मगर 15 फरवरी को दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हो गई कुंभ यात्रियों वाली, इसीलिए मौके की नजाकत देखते हुए तारीख शिफ्ट हुई। फिर आरएसएस, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मनमुटाव जिसका बीजेपी से चल रहा था, वो खत्म करके बीजेपी के साथ आया था। उसके झंडेवाला ऑफिस का, दिल्ली में झंडेवाला इलाके में उसका जो ऑफिस है, उसका दफ्तर प्रवेश होना था। सरसंघचालक मोहन भागवत आने वाले थे, इसीलिए 19 को विधायक बैठे और रेखा गुप्ता के भाग से छींका टूट गया। अब देखते हैं कैसे फिट हुए सितारे और नक्षत्र रेखा गुप्ता के भाग्य से। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए बीजेपी को मल्टीपल, यानी बहुत सारे समीकरण साधने थे। मामूली फैसला नहीं था ये। जाति के समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल समीकरण और चैलेंजेस। अब कैसे इस रेस में क्या हुआ कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो था मीटिंग या रेखा गुप्ता के चुने जाने से पहले, कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में चुनाव हराकर जायंट किलर बन के उभरे परवेश वर्मा को लेकर के सवाल था। बीजेपी दिल्ली जीती, मगर जीत का सबसे मोटा सिंबल था केजरीवाल की हार। परवेश वर्मा एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 बार के सांसद थे, संघ से अपनी जवानी से जुड़े हुए थे, साम दाम दंड भेद की राजनीति में पारंगत हैं, यानी बयानबाजी उनकी ऐसी रही है। अब कैसे हुआ कि परवेश वर्मा आउट हो गए, जाइंट किलर, और रेखा गुप्ता आ गई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम परवेश वर्मा को लेकर के थी कि अगर वो सीएम बनते तो बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगता। जैसे ही इनका शपथ होती, बयानबाजी चालू हो जाती, और ये दिल्ली में, दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा होने पे कांग्रेस जिसको बीजेपी टारगेट करती है वो छोड़ती नहीं। हुआ यह है कि उनके पिता जो हैं परवेश के, वो साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे।
अब विपक्ष कहता है कि बीजेपी पिता सीएम का बेटा सीएम फॉर्मूले पर चल रही है। दूसरा, प्रवेश वर्मा की हिंदूवादी इमेज। बीजेपी ने दिल्ली चुनावों में पोलराइजेशन की कोशिश नहीं की थी, पहले करती थी, क्योंकि विधानसभा में यह फॉर्मूला चलता नहीं है। उसे थोड़ी लिबरल इमेज का सीएम चाहिए था और कैंपेन चाहिए था। प्रवेश जाट समुदाय से है। जाट वोटर दिल्ली में सिर्फ 8% है। हालांकि 14 जो सीटें थीं उनमें से 12 में जाट हरियाणवी उम्मीदवार जीत गए, तो बीजेपी के लिए अच्छे रिजल्ट आए। मगर बीजेपी हरियाणा जीत चुकी है, इसलिए हरियाणवी वोटर को इस समय कोई सिग्नल देना बीजेपी के लिए टॉप प्रायोरिटी नहीं था। दूसरे एलिमेंट ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी थे। प्रवेश की हर जाति और क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कहेंगे मिडिल क्लास और तमाम ऐसे वर्ग हैं, लेकिन ओवरआर्चिंग कोई सिग्नल जो है ऐसा प्रवेश वर्मा के सीएम बनाने से नहीं जाता। हालांकि वो यंग हैं और दिल्ली के हैं, ये एक एलिमेंट है उनके फेवर में। अगला एंगल था बनिया पंजाबी वोट का। दिल्ली के 9 चीफ मिनिस्टर में से 3 चीफ मिनिस्टर पंजाबी थे, यानी पंजाब बैकग्राउंड से थे। खुराना, मदनलाल खुराना, सुषमा स्वराज, आतिशी, ये पंजाबी थे। 2 ब्राह्मण सीएम थे, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, ये ब्राह्मण समुदाय से थे। 2 जाट समुदाय से, साहिब सिंह वर्मा और ब्रह्मप्रकाश जाट थे 1952 में। गुरमुख निहाल सिंह, ये सिख थे। अब परेशानी यहां पे आती है कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर थे जो बनिया समुदाय से आते थे। वो अग्रवाल समाज से आते हैं। अब उनके अग्रवाल समाज से आने का फायदा क्या है, एंगल है उसमें कि दिल्ली में 700 से अधिक थोक या खुदरा बाजार है, जिसमें कोई करीब 9 लाख कारोबारी प्रतिष्ठान है, एस्टैब्लिशमेंट्स जिसे कहते हैं वो हैं। ये दिल्ली की देश का प्रमुख कारोबारी हब है। इन कारोबारी प्रतिष्ठानों में संचालन से कोई 20 लाख से अधिक व्यापारी जुड़े हुए हैं और कर्मचारी, उनके परिवार मिलाकर के कम से कम 50 से 55 लाख के अधिक मतदाता जो हैं वो इस समुदाय से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाते हैं। अब ट्रेडिशनली जो बनिया वोटर है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, मगर पिछले 2 चुनावों में दिल्ली के व्यापारी वर्ग में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति झुकाव जो है वो देखा जा रहा था। उसका कारण ये भी था कि 2016 की नोटबंदी और 2017 की जीएसटी कानून के कारण जो ट्रेडर समुदाय है, बनिया समुदाय है, वो काफ़ी नाराज था बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लगातार व्यापारी वर्ग से संवाद बनाए रखा। ये वोटर जो नाराज थे उन लोगों से इन दोनों ने संपर्क अपना साध रखा था। अब अरविंद केजरीवाल हार गए हों, मगर राजनीतिक रूप से वो शार्प आदमी हैं। उन्होंने बनिया वोटर की नाराजगी का मौका ताड़ा, कोशिश करी बनिया कास्ट बेस्ड वोट बैंक बन जाए, वो कल्टीवेट करने की कोशिश करी, ये दिखाने की कि बनिया जिनका बड़ा वर्ग इकोनॉमिक मिडिल क्लास है वो उस वर्ग के नेता हैं, बीजेपी नहीं। इसीलिए 2015 में अगर आप देखें तो बीजेपी ने उन पर हमला बोला और बयान में कहा गया कि उनका जो गोत्र है अरविंद केजरीवाल का वो उपद्रवी है। अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बना दिया कि बीजेपी पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कह रही है। इससे एक मौका मिला अरविंद केजरीवाल को। चुनावों से कुछ दिन पहले की बात, अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन चलाया कि बीजेपी जो है वो बनिया समाज के 50% वोटर को लिस्ट से उनका नाम कटवाने का षड्यंत्र कर रही है। एक बार फिर से बनिया वोट को कार्व आउट करने की कोशिश की है। ये देखिए कि ये उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पे इस बारे में अपना ट्वीट। बीजेपी जो है वो व्यापारी वर्ग की अहमियत का अंदाजा उसको पता है, इसलिए अपने संकल्प पत्र में बाजार और व्यापारी वर्ग की समस्याओं, दिक्कतों को जगह दी थी। सत्ता में आने के बाद बदलाव का संकल्प जो है बीजेपी ने व्यक्त किया था चुनाव के दौरान। 50 लाख से अधिक वोट बैंक को साधने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा थामा था और मतदान के ठीक पहले दिल्ली के प्रमुख और प्रभावी जो व्यापारी नेता हैं उनसे उन्होंने बैठक कर डाली। उधर आम बजट में आयकर की सीमा 12 लाख रुपए से अधिक बढ़ाने की घोषणा ने व्यापारी वर्ग में सकारात्मक माहौल बनाया, पॉजिटिव एक मैसेज गया।
उसने व्यापारियों को मनाने में बड़ी मदद करी। ऐसे में व्यापारियों ने इसे अपना चुनाव बना लिया और जम के वोट हुआ और बीजेपी को उसको फायदा हुआ। इसीलिए सर्च इस बात पर आकर के रुके कि केजरीवाल से बनिया समुदाय का अगर वोट बचाना है तो बनिया एमएलए को सीएम बनाएंगे तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, जो कि बनिया समाज से आता है। अब इसमें टॉस था दिल्ली के पुराने बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता के बीच में। ये बनिया समुदाय से आते हैं। विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो दिल्ली के रिपीट विधायक हैं, मजबूत कदावर नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। मगर एक फैक्टर ने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ी यह हुई कि उनके सीएम बनाए जाने से कोई पैन दिल्ली या पैन इंडिया सिग्नल नहीं जाता कि पूरे दिल्ली में या पूरे देश में सिग्नल चला जाए कि बीजेपी ने फलां किया। यहां रेखा गुप्ता को महिला फैक्टर का फायदा हुआ। बीजेपी पर महिला वोटर्स का जो है वो काफी कर्ज जो है वो जमा हो गया था। मैं क्यों कह रहा हूं कर्ज जमा हो गया था कि तमाम चुनावों से महिलाएं जो बीजेपी को वोट कर रही थी। दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा और उसके बाद महाराष्ट्र में हाल में जो जीत मिली है उसमें महिला वोटर्स ने बीजेपी को जीत तक पहुंचाया। जैसे कि लड़की बहना योजना, लाडली बहना योजना, तमाम योजनाएं हैं, उसका इम्पैक्ट हुआ था। महिला वोटर पुरुषों से ज़्यादा वोट किया और महिलाओं ने बीजेपी के लिए ज़्यादा वोट किया। अब बीजेपी और उसके सहयोगी जो हैं, उनकी 20 के करीब राज्यों में अगर सत्ता है, उनमें से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में छोटा राज्य या हाफ स्टेट में रेखा गुप्ता को चुनकर बीजेपी ने जो है एक बड़ा सिग्नल दे दिया है और एक बाकी देश भर में जो वोट मिला उसका कर्ज उतार दिया है। अब रेखा गुप्ता जी के जो प्लस फैक्टर हैं उनको देख लेते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के दौलतराम कॉलेज में पढ़ी है। हालांकि उनकी जो पैदाइश है वो हरियाणा के जींद इलाके की है। वो एमसीडी में काउंसलर वगैरह रही हैं, तो उनको एमसीडी जो कि दिल्ली भर में साफ सफाई तमाम काम करता है उसका एक्सपीरियंस है उनको। अब एमसीडी की बात ये देखिए कि एमसीडी इतनी बड़ी संस्था है कि उसका कामकाज और पावर जो है वो लगभग दिल्ली सरकार जैसे हैं। दिल्ली सरकार बड़ी पॉलिसी बना सकती है, मगर असल ज़मीन पे जो काम करती है एमसीडी है, जहां रेखा गुप्ता को एक्सपीरियंस है। उनका एक मिडिल क्लास इमेज है, ज़्यादा हिंदुत्व फैक्टर नहीं है, यानी कोई पोलराइजिंग फिगर नहीं है, कोई पास्ट बैगेज नहीं है विवाद का कि कोई विवाद उनके बारे में रहा हो। उस पर वो केजरीवाल को जम करके टक्कर देने के लिए मशहूर है। अब देखिए एक समय कैसे उन्होंने एमसीडी की मीटिंग में हंगामा काटा था। इसके अलावा जमीन पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए वो अरविंद केजरीवाल को कड़वी चुनौतियां देती रही हैं। यानी विपक्ष की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उससे वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे विचलित हो जाएंगी, ये बीजेपी को डर नहीं था। तो इधर बीजेपी ने क्या किया कि एक ग्रासरूट की नेता जो एमसीडी में काम कर चुकी हैं, भले ही पहली बार की विधायक है, बनिया फैक्टर और महिला फैक्टर को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी इसमें सहमति थी। दिल्ली की सीएम महिला हो, इस बात पे सहमति मिल गई थी। रेखा गुप्ता की जो राजनीतिक शुरुआत है वो आरएसएस से है। आरएसएस का जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी छात्र संघ से उनकी शुरुआत हुई है। इस फैक्टर पे जरूर ध्यान दिएगा, इसको आपको लोगों ने नहीं बताया होगा। गौरतलब बात यह है कि एबीवीपी के तौर पे वो अध्यक्ष बनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपने देखा होगा कि वो अलका लांबा के साथ इस तस्वीर में वो शपथ पढ़ रही हैं डूसू की, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की, जब वो नेता चुनी गई थी। गौरतलब बात यह है कि इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में जो नेता है, सारा एक वर्ग है, उसमें एबीवीपी का जो है वो दबदबा बढ़ रहा है। ये फैक्टर जो है, एबीवीपी फैक्टर अगर आरएसएस में बढ़ रहा है तो आरएसएस की सहमति मिली रेखा गुप्ता को, तो कहीं इसमें जरूर बात है। तो परिवार में जो एबीवीपी का, यानी संघ परिवार में एबीवीपी का प्रभाव जो है, आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबले, वो एबीवीपी से हैं। स्टूडेंट्स विंग जो है 1972 से। ऑल इंडिया प्रचार प्रमुख और एबीवीपी के ऑर्गेनाइजर जो हैं सुनील अंबेकर, वो एबीवीपी से हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एबीवीपी से हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर एबीवीपी से हैं। पुष्कर धामी जो हैं वो एबीवीपी से हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एबीवीपी से हैं। अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो है रेखा गुप्ता, उनकी भी बैकग्राउंड एबीवीपी से है। ये बीजेपी की एक
सोची समझी रणनीति है। और इस एलिमेंट को ध्यान देना होगा कि छात्र राजनीति से उठे हुए लोगों को बड़े पद पर बैठाने से बीजेपी की धाक यंग वोटर्स जो हैं और राजनीति में इंटरेस्टेड लोग जो हैं उनमें बढ़ती है। अब छात्र वोटर जो है वो बड़ा वर्ग होता है। जैसे कि रेखा गुप्ता की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड है, इसमें करीब 7 लाख स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फैले हुए हैं इवनली। तो ये फायदा है। दूसरी एक बात यहां पे मैं आपको एक नगेट ऑफ इंफॉर्मेशन और देता हूं। रेखा गुप्ता और जो सिंबलाइज करती हैं दिल्ली में कि एबीवीपी के नेता मुख्यमंत्री बनी हैं, ये एक कल्टीवेशन के कारण हुआ है। और उसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में अरुण जेटली से। अरुण जेटली एबीवीपी का जब डूसू का जो इलेक्शन हुआ था, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन, उसमें अध्यक्ष बने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के, और वो एबीवीपी से जुड़े थे और वो जाकर के देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने और बीजेपी के टॉप नेता बने। उस एबीवीपी के कल्चर को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली में था, डूसू में था, उसको जिस तरह से आगे बढ़ाया गया, रेखा गुप्ता उसी सीरीज में है। उसमें बहुत सारे नेता और हैं, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता जो हैं वो भी इसी ग्रुप से आते हैं। तो दिल्ली के अंदर अब एबीवीपी के जो कॉलेज लेवल पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेवल पे जो लोग काम करते हैं, अब वो सीएम लेवल तक आ रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब परिवारवाद को छोड़कर नए चेहरे को प्राथमिकता देने से कार्यकर्ता के हौसले को बीजेपी ने टारगेट किया है कि शीर्ष नेता जो है वो अपने काडर को देखता है। ये नहीं देखता कि कितनी बार चुना गया, कितना दबंगई है, कितना बड़ा विस्तार है उस नेता के इन्फ्लुएंस का। पहली बार की विधायक, 3 बार की पार्षद, संगठन के लिए लगातार काम करने वाली को सीएम बनाया गया है। तो संदेश यह है कि ईमानदारी से चुपचाप काम करिए, पार्टी आपके बारे में बाप का भविष्य देख लेगी। मगर साहब, ये इक्वेशंस फिट भले हो गए हों, तारे, नक्षत्र, प्लैनेट सब जुड़ गए हों, रेखा गुप्ता के आगे चैलेंज का पहाड़ है। हालांकि रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नहीं मिला दिल्ली में जितना मिलना था। यानी डबल इंजन से दिल्ली चीफ मिनिस्टर को फायदा होगा, रेखा गुप्ता को फायदा होगा। केजरीवाल इसलिए लुढ़क गए दिल्ली में क्योंकि दिल्ली की जनता को लगा कि काम नहीं किया, वायदे ज्यादा किए। अब बीजेपी जो सत्ता में आई है, तमाम नाराजगी होगी अरविंद केजरीवाल से, नेगेटिव फैक्टर काम किया होगा, लेकिन बीजेपी ने भी वायदे कम नहीं किए हैं। अब वायदे पूरे करने का टाइम शुरू हो जाता है। तो देखिए साहब, यमुना की सफाई का मामला है। अरविंद केजरीवाल कहते थे नहीं हुई, उससे पहले तमाम सरकारें के सफाई नहीं हुई। मामला पेचीदा है साहब, सिर्फ दिल्ली पे डिपेंड नहीं करता। यमुना और राज्यों से फ्लो करके आती है, गंदगी हरियाणा से भी आती है। नौकरियों का अभाव है, नए एवेन्यू नौकरी के कैसे क्रिएट होंगे। हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपये देना है, जो एलिजिबल महिलाएं हैं, मार्च 8 से। अब मार्च 8 से पैसा देना है। फैसला ये हुआ था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा। उसके बाद 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को अलाउंस देना है, उसके लिए बजट एलोकेट करना है। तो इस स्कीम के लिए भी पैसा निकालना होगा। तो किस तरह से दिल्ली में बजट और वायदों को बैलेंस करा जाएगा। उसके बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना जो है वो चालू करनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उसको चालू नहीं किया था। दिल्ली का प्रदूषण बहुत बड़ा चैलेंज है साहब। जब पंजाब में पराली जलती है या दिल्ली के लोग मानते नहीं हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो पोल्यूशन का मुद्दे को इलीगल इंडस्ट्रीज़ हैं, अनट्रीटेड सीवेज है, सफाई कर्मचारी हैं, इनकी परेशानियां, इनका क्या होगा। तो ये जो फ्रीबीज और तमाम वायदे हैं और बजट, इसमें समन्वय कैसे बिठाया जाएगा। दिल्ली का जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स खराब हैं, फ्लाईओवर्स की कमी है, इस सब को कैसे पूरा किया जाएगा। ये सब वायदे जो है बीजेपी को देखने होंगे, रेखा गुप्ता को। और आप देखिए कि किस तरह से जिस दिन से उनकी शपथ हुई है, बल्कि उससे पहले से ही विपक्ष, यानी जो मेन विपक्ष है उनका, आम आदमी पार्टी, उसने गोले दागना शुरू कर दिया है कि भाई वायदे किए थे, वायदे कब से शुरू होंगे पूरे होने, ये बताइए। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और
8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। अब एक लेवल पे कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होने से रेखा गुप्ता को फायदा होगा, लेकिन दिल्ली में एक तीसरा एंगल भी है साहब, एमसीडी, क्योंकि जमीन पे काम एमसीडी करती है और एमसीडी आम आदमी पार्टी के साथ है, तो केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय हो जाएगा, लेकिन एमसीडी जो आप चलाती है उसका क्या होगा। फिलहाल रेखा गुप्ता को नेता बना करके बीजेपी ने एक सिग्नल दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो कार्यकर्ता की पूछ है पार्टी में। दूसरा सिग्नल यह है कि बीजेपी जो पिछले करीब 20 सालों से इस चीज से स्ट्रगल कर रही है कि दिल्ली में उसका कोई दिल्ली का नेता जो है, इंडिजिनस नेता जो है वो नहीं है, तो ये पहली कोशिश है बहुत सालों में बीजेपी के द्वारा एक नेता बनाने की। आज शुरुआत करे, कुछ सालों बाद वो अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को टक्कर दे सके, लगातार और निरंतर एक कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि डबल इंजन की सरकार के रहते, पॉलिटिकल चैलेंजेस के रहते किस तरह से वायदे पूरे होंगे, ये बात तो है ही है, लेकिन अगर बीजेपी को लॉन्ग टर्म दिल्ली असेंबली पे राज करना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तरह से दिल्ली की पहचान बनना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।